देखिए जुनून पैदा करो। मैं तभी तो कहता हूँ जुनून होना चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। आप भी देखा होगा, सपने देख लेते होगे, बोले सर मैंने ऐसा ऐसा देखा, तो मुझसे बताते बोले सर बहुत अच्छा सपना देखा। तो सपने दूसरों को बताने के लिए नहीं होते बेटा, सपने अपने देखो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक पर, और आज का हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता। कल आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता किस इतिहास के किस कालखंड में आती है, तो आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता तो ये किस में आती है, आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, याद रखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल में। और बात करने वाले हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को मैं आपको ऐसे भी बोलकर बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बोर्ड पर अच्छी तरह से समझाऊं। लेकिन मैं आपको पहले कहानी सुना देता हूं ताकि आपको ध्यान भी रहे। देखिए एक शब्द इसमें आपको ये दिखाई देता होगा, सभ्यता। आपने कभी सोचा कि सभ्यता किसको कहते हैं? बड़े एग्जामों में अक्सर इस पर पूछ लेता है कि सभ्यता क्या है, सभ्यता किसको कहा जाता है, सभ्यता की परिभाषा। आपको कभी कभी लिखने वाले एग्जामों में, जैसे कि आप कोई बच्चा बीए करता होगा हिस्ट्री से, तो उसमें देखा होगा बहुत अच्छी तरह से उसको लिखना होता है, परिभाषित करना होता है। तो मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं सभ्यता किसको कहते हैं। देखिए किसी निश्चित भूभाग, कोई क्षेत्र हो जैसे आइलैंड वगैरह हो, वहां पर अगर समान संस्कृति वाले जब लोग रहते हैं, यानी किसी भू आकृति पर अगर समान संस्कृति वाले लोग रहें, तो वहां का जो क्षेत्र होगा वो एक सभ्यता के रूप में विकसित होगा। समझ रहे हैं? तो नॉर्मल सी बात, हम अगर एक बार में कहना चाहें कि सभ्यता किसको कहते हैं, कि वही जहां पर समान संस्कृति वाले व्यक्ति रहेंगे वो क्या है, सभ्यता कहलाएंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक संस्कृति वाले लोग रहते हैं, सभी मात्र सत्तात्मक होती है सभ्यता पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कहानी बताऊं, इस सभ्यता की हमें जानकारी कैसे मिली, पता कैसे चला। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन 1826 में भारत आए। भारत जब आए तो उन्होंने लाहौर कराची के बीच के क्षेत्र का दौरा किया, और वहां पे उन्होंने पाया कि यहाँ पे कोई ना कोई सभ्यता है। उन्होंने प्रमाण भी दिया, लेकिन उसके बाद वो वहां से चले गए। उसके बाद 1853 में भारत में एक इतिहासकार आए जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जब आए, उन्होंने देखा, उन्होंने भी वहां का अवलोकन किया, लेकिन पूर्ण रूप से ये ज्ञात नहीं हो पाया कि यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। यहाँ पे कोई प्रमाण है, माना नहीं गया है, साक्ष्य हैं, बताया है, केवल बोल दिया है मौखिक रूप से, लेकिन प्रमाणिक नहीं माना गया है। उसके बाद क्या हुआ, आपको पता होगा कि 1853 मुंबई और थाने के बीच रेलवे लाइन का काम चल रहा है, और जो कि ट्रेन चल भी गई थी मुंबई टू थाने। ठीक है, 1854 में। तो इसी के दौरान 1858 यानी 1858 में कराची से लाहौर तक की रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। अभी मैं आपको मैप बनाकर दिखाऊंगा, इसका बकायदा आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे। तो 1858 में कराची टू लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था। तब दो भाई थे, उस समय रेलवे ट्रैक बिछाने की जिम्मेदारियां जो जिनको दी गई थी, वो दो भाई थे और अंग्रेज थे। उनका नाम था, एक का नाम जेम्स ब्रिटन और एक का विलियम वर्टन। जेम्स वर्टन और विलियम वर्टन दो सगे भाइयों को जब ये काम सौंपा गया, तो उन्होंने जब रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया तो उनको एक टीला मिला, उन्होंने उस टीले को साफ कर दिया। साफ करा तो उनको कुछ ईंटें मिली। अब चूंकि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, बरसों पुराना है, हम वैदिक सभ्यता को ही अपनी सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा, बोले यार यहाँ से ईंटें निकल रही हैं, तो उन्होंने ये सोचकर उसको उसी लाइन में दबा दिया कि यहाँ पे तो बहुत समय से राजा महाराजा रहे होगा, किसी ने किसी बनवाया होगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1858 की, और हम वैदिक सभ्यता से यहाँ 1500 बीसी से अगर देखेंगे तो कोई ना कोई तो राजा रहा होगा, उनके माइंड में ही आया और उन्होंने उसको बिल्कुल प्लेन करके और बिछा दिया। लेकिन आपको पता ही है कि हमारे ज्यादातर भारत में और ज्यादातर देखा जाता है कि अगर आपको 1 रुपया भी मिले तो शोर मच जाता कि वहां पे इसको 1 रुपया मिला है, चांदी का मिल जाए तो फिर तो क्या कहने। तो इसी प्रकार से सारे उसमें शोर मच गया कि जहां पे जेम्स जानकारी देकर गए थे कि यहाँ पे कोई सभ्यता दबे होने का प्रमाण है,
चार्ल्स मेसन ने जहां पर बताया था, जेम्स अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी जहां पर अवलोकन किया है, वहां पे ईंटें मिली हैं। अब यही बात अलेक्जेंडर कनिंघम सुन लेते हैं, तो जब आते हैं और आकर पहली बार 1861 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं। कब? 1861 में। 1861 में किसकी सहायता से करते हैं? तो उसमें लॉर्ड कैनिंग का शासन था, लॉर्ड कैनिंग वायसराय था। तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग की सहायता से भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन का शासन आया 1904। लॉर्ड कर्जन ने इस विभाग का पुनरुद्धार किया और यहाँ पे एक व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल को जब नियुक्त किया तो सर जॉन मार्शल ने इस कार्य को आगे बढ़ाया और 1920 में दो व्यक्ति को चुना, एक राखलदास बनर्जी और एक दयाराम साहनी। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में पहला नगर खोज डाला जिसको हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, और चूंकि पहले खोजा गया था उसी के नाम पर इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा 1922 में नगर खोजा गया और इसी प्रकार से ही प्रकृति यानी खुदाई की जो परंपरा है वो लगातार चलती आ रही है। और अब तक कम से कम बहुत सारे जो अभी किताबों में आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाता है, करंट में आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाता है कि भाई हाल फिलहाल में कौन सा नगर की खुदाई हुई है, किसको उसमें शामिल किया गया, धरोहर में शामिल किया गया, तो ये आपको सुनने मिल जाता होगा। तो कल लगभग 1400 स्थान खोज लिए गए हैं, जो लगभग 900 से 800 तो हमारे अपने भारत में ही हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का नाम पड़ने के पीछे का कारण भी ये है, सिंधु नदी के तट पर ज्यादातर उस समय शहर मिल रहे थे, तो इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। एक तो हड़प्पा सभ्यता क्योंकि पहला नगर है तो हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा शहर किस पर मिले, सिंधु घाटी सभ्यता पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता भी है। और इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं सरस्वती नदी की सभ्यता या सरस्वती की सभ्यता। तो सरस्वती, दूसरे सबसे ज्यादा जो शहर मिले हैं हमें वो सरस्वती नदी के तट पर मिले हैं, तो इसलिए कहा भी जाता है। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जुनून रखो। मैं आपको कहानी जो सुनाया ना, ये बिल्कुल कहानी अपने माइंड में बिल्कुल अटैच कर लो। बोले सर ने कैसे बताया, चार्ल्स मैसन को बताया, ठीक है, और सर ने अलेक्जेंडर कनिंघम को बताया, कैसे सर जॉन मार्शल आए और कैसे दो भाइयों को रेलवे ट्रैक बिछाते हुए जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन को ईंटें मिली, फिर सर जॉन मार्शल आ गए हैं, सर जॉन मार्शल ने दो भारतीयों को चुन लिया है और उन्होंने ये सभ्यता खोज निकाली है। तो कैसे कैसे आई है, देखिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, जुनून पैदा करो। मैं तभी तो कहता हूँ जुनून होना चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। आप भी देखा होगा, सपने देख लेते होगे, बोले सर मैंने ऐसा ऐसा देखा है, और मुझसे बताते हुए सर बहुत अच्छा सपना देखा। तो सपने दूसरों को बताने के लिए नहीं होते बेटा, सपने अपने देखो, जुनून रखो अपने अंदर, बोले आप ही कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब क्लास हम आगे। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी। ठीक है, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। ठीक है, चार्ल्स मैसन ने कब दी थी? सन थी 1826, 1826 ईस्वी में। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता के होने का पुष्टि की है वो कौन व्यक्ति हैं? चार्ल्स मैसन। ठीक है, उसके बाद 1853 आता है बेटा, और 1853 में भारत में कौन प्रवेश करता है? इंग्लैंड के एक इतिहासकार हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। इनको भूलना नहीं है, अलेक्जेंडर कनिंघम ये भारत का दौरा करते हैं। ठीक है, और इनको कोई ज्यादा प्रमाण नहीं मिल पाता और ना ही इस पर की ज्यादा कोई प्रमाण दे पाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है 1858 में दो भाइयों का प्रवेश होता है और उनको लाहौर, देखिए
चलिए थोड़ा सा मान लेंगे आप ज़्यादा। चलिए ठीक है, ये हमारा मैप है, ये हमारा भारत है और यहाँ से स्टार्ट होती है पाकिस्तान की सीमा, ये ठीक है। और आपको ये अफगानिस्तान आ जाता है और ये आपका चाइना, ठीक है, और ये नेपाल और ये भूटान, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है और ये म्यांमार है, ठीक, याद रखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो आपको पता है कि सिंधु नदी ये आती है निकल कर, ठीक है। तो कराची टू लाहौर क्या बिछाया जा रहा था? रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के बिछाने की जिम्मेदारी किन दो भाइयों को मिली थी? और 1858 में वो दो भाई थे जेम्स बर्टन और दूसरा था विलियम बर्टन। जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन, दो भाइयों को रेलवे ट्रैक बिछाने की जिम्मेदारी मिली और इनको सर्वप्रथम ईंटें मिली। ईंटें प्राप्त हुई, ठीक है, याद रखेंगे। सर्वप्रथम ईंटें किनको प्राप्त हुई हैं? जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अगर सर्वप्रथम अवशेष मिले हैं तो जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन को मिले हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में ही होते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या करते हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करते हैं। विभाग की स्थापना लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से करते हैं। ठीक है, चलिए लॉर्ड कैनिंग के सहयोग से करते हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। यानी 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है, जो अब इस समय संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, याद रखेंगे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, किसने की है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है। और किसकी सहायता से की है? ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये 2007 में पीसीएस में आया हुआ है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किसके सहयोग से की थी? तो लॉर्ड कैनिंग के। लेकिन याद रखना, लॉर्ड कैनिंग को विभाग की स्थापना करने का श्रेय नहीं जाता। अगर श्रेय जाता है, श्रेय जो जाता है, श्रेय किस वायसराय को जाता है? ठीक है, याद रखेंगे। श्रेय जो जाता है वो जाता है लॉर्ड कर्जन को। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन को क्यों जाता है? क्योंकि लॉर्ड कर्जन 1904 में क्या करता है? 1904 में उसका पुनरुद्धार करता है। पुनरुद्धार करता है, पुनरुद्धार करके इसको दोबारा से अच्छी तरह से स्थापित करवाता है। तो याद रखेंगे, श्रेय अगर जाता है स्थापित करने का तो लॉर्ड कर्जन को जाता है। और अगर फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अगर पिता कहा जाता है, अगर पिता कहा जाता है तो पिता कहा जाता है किसको? कनिंघम को, ठीक है, याद रखेंगे। पिता किसको कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो आपको याद रखने बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसमें कोई आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉर्ड कर्जन को श्रेय दिया जाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना करने का, ठीक है। लेकिन लॉर्ड कर्जन को श्रेय जाता है और लॉर्ड कैनिंग को सहयोग देने में, ठीक है, श्रेय जाता है। उसने सहयोग किया था किसका? अलेक्जेंडर कनिंघम का। अब यहाँ पे 1904 में जब ये पुनरुद्धार करता है और इसको स्थापित करता है दोबारा से, तो ये सर जॉन मार्शल को अध्यक्ष बनाता है। यहाँ पे अब सर जॉन मार्शल आ गए हैं। सर जॉन मार्शल को अध्यक्ष बनाता है। सर जॉन मार्शल जब अध्यक्ष बनते हैं यहाँ पे, तब 1921 में, ठीक है, दो भारतीयों को जिम्मेदारियां मिलती हैं। दो भारतीयों को जिम्मेदारी मिलती हैं और दो भारतीय कौन कौन से होते हैं? वो एक होते हैं राय बहादुर
दयाराम साहनी, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं, राखलदास बनर्जी। ये पहली बार 1921 में ही हड़प्पा शहर खोज लेते हैं जो रावी नदी के तट पर है, ठीक है। और दूसरा ये मोहनजोदड़ो खोज लेते हैं। मोहनजोदड़ो कब खोजते हैं, ये 1922 में, बस एक साल बाद। और ये इस जो शहर खोजते हैं वो होता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदाड़ो एक फिल्म भी है इस पर पूरी, आपको देख लेना अगर आपको अच्छा लगे। मोहनजोदाड़ो आप डालेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगी। इस सभ्यता के बारे में ही है कंप्लीट। और ये है सिंधु नदी के तट पर, ठीक है, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। तो ये दोनों का खोज कर ली गई है सर्वप्रथम। अब देखिए, सबसे पहले शहर जो खोजा गया है वो हड़प्पा खोजा गया है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा स्थल जो सिंधु नदी के तट पर मिले थे तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की, और दूसरे सबसे ज्यादा जो स्थल मिले थे वो सरस्वती नदी के तट पर मिले थे तो इसलिए इसको सरस्वती नदी की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आजकल पढ़ना बहुत जरूरी है, सभी के लिए पढ़ना जरूरी है। और मैं स्पेशल लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा मैं बोलता हूं कि लड़कियों को तो आज के समय में बहुत जरूरी है पढ़ना। जैसे जैसे समाज में विडंबनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, आज के समय में लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। एक लड़की के लिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, उसको अपना करियर बहुत बनाना बहुत जरूरी है, अपने पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी है। आज की डेट में इतना जरूरी है क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं ना कि पूरी जिंदगी लड़की ससुराल चली जाती हैं, फिर वो देखते हैं तो उनके साथ कितने अत्याचार ज्यादातर हमें देखने मिलते हैं। हालांकि अगर लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो एक अलग डिसीजन ले सकती है, अलग अपने पैरों पर खड़ी होती है तो कुछ भी कर सकती है वो अपने लिए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि लड़की का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। एक लड़की के लिए पढ़ाई करना, अपना करियर बनाना, अपने पैरों पर खड़े होना आज की डेट में बहुत जरूरी है, ताकि वो पूरी जिंदगी दबे ना, उसका अब्यूज ना हो, उसका इस्तेमाल ना हो, उसको गुलाम ना बनाया जाए, उसको जलील ना किया जाए, उसको डिप्रेस न किया जाए, वो पिंजरे में कैद ना रहे, वो नौकरानी बनकर ना रह जाए। चाहे वो लड़की अमीर की हो, गरीब की हो या मिडिल क्लास की, किसी भी क्लास की हो। मेरा मानना यह है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, आज के समय में बहुत जरूरी है। तो लड़कियों से मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि बेटा पढ़ो, आपका पढ़ना समाज में इतना जरूरी है आज के लिए। क्योंकि ये जो समाज विकसित है, आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, कंप्लीटली मात्र सत्तात्मक कही जाएगी बेटा। ये सभ्यता मात्र सत्तात्मक, यहाँ पे पितृत्व सत्तात्मक। आप वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पितृ सत्तात्मक देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मात्र सत्तात्मक। देवी माँ की पूजा होती है बेटा यहाँ पे ये नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई लड़कियों का शासन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो होगा कैसे जी, बेहतर समाज कैसे बनेगा। सबका पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, लड़कियों को पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा देख रहे होंगे आप, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं, हमने बात कहां तक की थी, दयाराम साहनी ने, ठीक है, शहर खोज निकाला। हड़प्पा किसने खोजा, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो किसने खोजा, राखलदास बनर्जी ने, ठीक है। चलिए अब इनकी खुदाई के सिलसिले स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इस सभ्यता के विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। विस्तार दूसरा पॉइंट है हमारा, विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है। चलिए मैप बना हुआ है तो इसमें हम बता देते हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, सबसे पहले जो हम देखेंगे उत्तर, इधर पड़ेगा उत्तर, यहां से हम डिवाइड कर लेंगे इसको, उत्तर और दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ठीक है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी बिंदु पड़ता था बेटा, वो पड़ता था मांदा। और मांदा जो पड़ता है, ये पड़ता है अखनूर जिले में, ठीक है। यानी जम्मू कश्मीर में एक जिला है
जो कि अब जम्मू कश्मीर में लद्दाख में आ गया है। यहाँ पर एक जिला है अखनूर। अखनूर जिले में चिनाब नदी के पश्चिम तट पर एक शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का, जिसका नाम है मांदा। जिसका नाम है मांदा, आप कह सकते हैं, ठीक है, मांदा। यानी ये नदी कौन सी है? नदी है बेटा चिनाब। शहर की अगर बात करेंगे तो जिला कौन सा है? अखनूर जिला। और अगर राज्य की बात करेंगे तो जेके हम कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर। इस टाइम तो लद्दाख के क्षेत्र में आ गया, ठीक है, याद रखेंगे। तो मांदा चिनाब नदी के तट पर, और जिला कौन सा है? अखनूर जिला। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है। क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो मांदा, ठीक है। किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी। किस राज्य में है? तो बोल सकते हैं आप लद्दाख, ठीक है। और जिला कौन सा है? अखनूर जिला, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा दक्षिण की, तो दक्षिण में यहां पड़ता है महाराष्ट्र। ये पूरा ये जो आता है ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो यहां पर जो है, यहां पड़ता है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये पड़ता है देमाबाद। देमाबाद, देमाबाद जो पड़ता है बेटा, ये पड़ता है प्रवरा नदी के तट पर। प्रवरा जो नदी है वो आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, प्रवरा नदी, ठीक है। देमाबाद पड़ता है। उसके बाद ये किस नदी के तट पर है? प्रवरा नदी के तट पर। और अगर आप उसकी बात करें राज्य की, तो राज्य क्या पड़ता है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। ये भी याद रखेंगे, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो महाराष्ट्र जिले में पड़ता है देमाबाद, प्रवरा नदी के तट पर। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिण नीचे है ना, तो दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जिला है मेरठ, ठीक है, जिला है मेरठ। मेरठ में पड़ता है एक मेरठ, ठीक। यूपी मेरठ में एक जिला वो पड़ता है, शहर, ये पड़ता है आपका आलमगीरपुर। आलमगीर, चलिए पूर्व हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो हिंडन नदी के तट पर है बेटा। और याद रखेंगे हिंडन नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हिंडन नदी जो है बेटा वो यमुना की सहायक नदी है, और मेरठ जिले में पड़ता है। और मेरठ कहां पड़ता है? वो यूपी में पड़ता है, ठीक है। और आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु है, ठीक, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद पश्चिम में पड़ता है बेटा यहाँ पे सुतकेंगाडोर। सुतकेंगाडोर जो पड़ता है बेटा, ये पड़ता है दास्क नदी पर। और जिला जो पड़ता है यहाँ पे पड़ता है बलूचिस्तान। सॉरी, जिला नहीं, राज्य है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में पड़ता है सुतकेंगाडोर। और ये जो नदी है वो है दास्क नदी, ठीक है। दास्क नदी के दाईं तरफ स्थित है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम बिंदु है। अगर हम इन बिंदुओं को, ये जो मैंने आपको बिंदु काले टिकारे लगाए हैं, अगर हम इनको मिलाने का प्रयास करें तो देखिए ये कुछ इस तरह की आकृति बनकर हमारे सामने आई। यानी अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के आकार की बात करें, विस्तार की बात करें, तो विस्तार अगर बात करें तो विस्तार उत्तर में कहां तक है? उत्तर में क्या है? मांदा। उत्तर में, उत्तर से दक्षिण, चलिए ऐसा कर लेते हैं, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण में क्या है? मांदा। और दक्षिण में क्या है? देमाबाद, ठीक है। अगर हम पूर्व से पश्चिम करें तो पूर्व से पश्चिम में हमें क्या पड़ता है? देखिए पूर्व में पड़ता आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर से बलूचिस्तान, ठीक है, याद रखेंगे। अगर हम इसके कंप्लीट क्षेत्रफल की बात करें तो कंप्लीट क्षेत्रफल 13 लाख, ठीक है, लगभग 13 लाख है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगर एग्जैक्ट की बात करेंगे 12,99,900 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये एग्जैक्ट है। लेकिन इतना छोड़कर लगभग हम लिख सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकृति की बात करें बेटा, आकृति की बात करें, आकृति कैसी है? आकृति है बेटा इसकी त्रिभुजाकार, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है? अभी बताया आपको, क्षेत्रफल कितना है? लगभग
लाख वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। आकृति पता लग गई आपको, क्षेत्रफल पता लग गया आपको, पश्चिमी बिंदु कौन सा है ये भी पता लग गया आपको, उत्तरी बिंदु कौन सा है ये भी पता लग गया आपको, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है ये भी पता लग गया आपको, और पूर्वी बिंदु कौन सा है ये भी पता लग गया आपको। और इसके बारे में मैंने आपको ये भी बता दिया कि बलूचिस्तान किस नदी के तट पर है, और आपको मांदा किस नदी के तट पर है, और आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है। तो सभी आपको याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूं आपको सब याद हो गया होगा। ठीक है, देखो आप बस मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपनी मेमोरी को बढ़ाइए, ज्यादातर अदर चीजों पे तो ध्यान जाइएगा, ध्यान दो भी मत, जाइएगा क्या मतलब, ध्यान ही मत दो, और अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लो। बेटा जुनून जरूरी है हर चीज में, मैं आपको बोलता हूँ इरादा, जुनून, हौसला बहुत जरूरी है। ये शब्द जो है मेरे, ये आपके लिए एक वो होना चाहिए, बोले हाँ वाकई हमारे अंदर जुनून है सर, हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो एक शायर ने कहा है, सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको क्या छोटा करना है, रातें छोटी करनी है कि दिन छोटा करना है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाकी जो शहर पड़े हैं, वो जो शहर रह गए हैं, वो आपको अगली वीडियो में कंप्लीट में उनको शहर को, उनमें क्या क्या मिला है उनको कोऑर्डिनेट करूंगा। ठीक है, उनके बारे में जो जिन्होंने उनकी खुदाई की है उनके बारे में सब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, मुझे बताइएगा भी कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा। चलिए, जय हिंद।